बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत केन और बेतवा नदी लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, उन 30 परियोजनाओं में से यह भी एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत बृहद स्तर का एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने का था। और इन परियोजनाओं के लिए बहुत पूर्व से ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा इस जो केन और बेतवा नदी का जो लिंक परियोजना है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार 1972 में आया था, परंतु 1972 के बाद फिर इस केन बेतवा नदी का एक पर्सपेक्टिव प्लान 1982 में तैयार किया गया। उसके बाद काफी दिन तक गैप रहा और फिर 2010 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया, प्रथम चरण का, और उसके बाद फिर द्वितीय चरण का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2014 में तैयार किया। इस तरह से इस केन और बेतवा नदी लिंक जो परियोजना है, उस बृहद परियोजना के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 चरणों में वर्ष 2010 में और 2014 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको तैयार किया। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने इसको माना कि यह परियोजना जो है स्वीकृति योग्य है और 2015 में इसकी स्वीकृति प्रारंभिक तौर पर हुई। लेकिन उसके बाद जो है, जब शासन यह डिसाइड कर लेता है कि किसी परियोजना को टेकअप करना है, तो इस तरह की जो बृहद परियोजनाएं होती हैं उसमें बहुत सारे क्लियरेंसेस और अनापत्तियां लेना पड़ती हैं। खास तौर से इसमें पर्यावरण को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का जो क्लियरेंस होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा अन्य जो क्लियरेंसेस होते हैं वो, तो उसके लिए इन क्लियरेंसेस को लेने के लिए करीब 5-6 वर्ष का समय लग गया। और उसके बाद जब समस्त विभागों के जो है क्लियरेंसेस ले लिए गए, तब 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गणों की प्रेजेंस में एक केन बेतवा नदी प्रोजेक्ट का जो है मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हुआ भारत सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें यह तय किया गया कि इस परियोजना का जो संपूर्ण खर्च है उसमें 90% की जो राशि है, फंडिंग है, वो केंद्र सरकार से होगी और शेष जो 10% की राशि है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। वर्तमान में उस समय ऐसा आकलन था कि करीब 37,211 करोड़ की परियोजना लागत थी। 22 मार्च 2021 के बाद इसका जब दोनों त्रिपक्षीय MOU हो गया, उसके बाद अभी करीब 6 महीने का समय बीत गया है। और इस 6 महीने के समय में योजना को प्रारंभ कराने के लिए अभी तक शिलान्यास करने की जानकारी जो है जनता के बीच में प्राप्त नहीं हुई है। और स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी बृहद परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और उसमें से करीब 10 जिले लाभान्वित हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि जब भी इस योजना का प्रारंभ होगा तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इसका शिलान्यास होगा। ऐसा तो ये सभी कोई समझते हैं।
लेकिन पिछले 6 महीने से अभी इस योजना के प्रारंभ के संबंध में, शिलान्यास के संबंध में अभी कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। मैं तो इस वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि चूंकि इतनी बड़ी परियोजना है और यदि इसमें करीब वैसे भी उसमें 8 वर्ष के समय में पूर्ण होने का है और यदि इतना समय ले लिया गया और योजना को काफी विलंब से प्रारंभ किया गया तो फिर उसमें परियोजना जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि इस देश में बहुत बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं का निर्माण हुआ, उन परियोजनाओं में देरी के कारण से उसकी प्रारंभ में जो लागत थी उसके बाद जो है उसको कंप्लीट होते होते उसमें मालूम चला कि कई हजार करोड़ों की जो है राशि उस परियोजना में बढ़ जाती है। तो इस परियोजना की लागत है अभी वर्तमान में ही 37,211 करोड़ की योजना है और अभी 6 महीने हो गए हैं और खासतौर से ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इसके बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे। इसमें करीब प्रथम और द्वितीय चरण में दोनों यदि हम मतलब मान करके चलते हैं तो करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें सिंचित होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल प्राप्त हो सकेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जनसंख्या थी वो 1,83,00,000 थी और यदि 1,83,00,000 में से अब बढ़ करके वो 2 करोड़ के करीब ऊपर हो गई होगी, उसमें से यदि 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। तो ये बांध बनने में जो अब विलंब हो रहा है, मेरे समझ में ये विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विलंब होगा तो उसकी परियोजना की लागत बढ़ जाएगी और बांध के निर्माण में बहुत ज्यादा जो है उसमें सामग्री के वैल्यू में भी अंतर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को जो भी करना है उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल मोड में काम कराना है या उनको जो है ग्लोबल टेंडर करके ये पूरा काम होना है। खासतौर से जो बांध का निर्माण है और दूसरे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होगा उसके लिए जो पावर हाउसेस होंगे, जो टरबाइंस बनेंगी, इसके अलावा जो बड़ी जो कैनाल होगी, इसके लिए बृहद काम होगा। इसी स्थिति में यदि जो भी केंद्र सरकार को करना है वो कायदे से उसमें ग्लोबल टेंडर के माध्यम से या जो जिस एजेंसी के माध्यम से ये काम जो है यदि जल्दी कर लिया जाता है तो शायद परियोजना जो है जो वर्तमान की लागत बताई जा रही है उसके हिसाब से वो काम हो जाएगा, वरना जो है इस लागत में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी। लेकिन इसके अलावा जो भूगर्जन होता है, भूगर्जन में भी जो है उसमें लागत बढ़ जाती है, सेंस में कि उस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत खासतौर से जो भी जमीन उसमें परियोजना क्षेत्र में टोटल जो वैसे मतलब प्राइवेट व्यक्तियों की और जो सरकारी जमीनें जो जा रही हैं वो करीब 13,000 हेक्टेयर जा रही है, उसमें से 6,000 हेक्टेयर जमीनें तो अर्जित की जाना है। जब 6,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट व्यक्तियों की अर्जित की जाएगी और उसमें लोगों को मालूम चलेगा कि ये जमीन अर्जित की जाना है, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि उसका नेचर चेंज करवा लेते हैं, कहीं डाइवर्सन करवा लेते हैं, कहीं पर मकान बना करके कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं ताकि उनको जो है कुछ भूगर्जन के अंतर्गत और जो एक पुनर्वास जो पैकेज होता है उसके अंतर्गत उनको लाभ मिले। इसके अलावा जो उस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो 10 गांव डूब में आएंगे और तत्समय जो प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही थी और उसमें जो उस समय फैमिलीज पाई गई थी, जो परिवार थे और जो वहाँ की जनसंख्या थी, तो ऐसी स्थिति में यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो प्रभावित होने वाले गांव हैं वहां भी जाकर के कुछ बाहर के आकर के लोग बस जाते हैं, अपने मकान बना लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम होता है कि यहाँ पर बड़ी परियोजना का काम होना है। तो बाद में फिर वो भूगर्जन की प्रक्रिया और पुनर्वास पैकेज की प्रक्रिया में काफी जटिलता होती है और उसमें अनावश्यक सरकार को लागत झेलना पड़ती है। तो एक तो इस कारण से भूगर्जन में भी के उसमें दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, पुनर्वास वाले में भी कुछ इस तरह की स्थिति होगी और जो निर्माण कार्य है उसमें भी होगी। तो इस तरह से कई करोड़ों का जो है लागत जो है परियोजना में बढ़ जाएगी। तो मैं तो केवल यह कहना चाहूंगा कि इस परियोजना को खास तौर से है तो चूंकि इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वर्तमान में वो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल इनिशिएट करना चाहिए और इसका जो है एक पहले से ही
आकलन करके कि किस किस तरह से कौन कौन से विभाग के अधिकारी वहां पर काम करेंगे, उनका पहले से चयन करके उनकी नियुक्ति करना चाहिए और अनुभवी अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए वहां पर, जिन्होंने बड़ी बृहद परियोजनाओं में काम किया है। खासतौर से जो नर्मदा घाटी की जो परियोजनाएं रही हैं, बड़े बड़े जो डैम रहे हैं, उसमें जिन लोगों ने काम किया है उनको काम करने का अनुभव है या उनको रिटायर्ड हो चुके हैं, यदि उनकी सेवाएं उस काम के लिए ली जाती हैं या प्रशिक्षण के लिए उनको रखा जाता है, तो ऐसे में सहजता होगी और लोगों को नियम कानून की जानकारी होकर के लोगों को जो ग्रेवेंसेस रहते हैं, जो भी परिवार प्रभावित होते हैं, उनका पुनर्वास होना है, भूवर्जन होना है, तो उनको समय पर क्लेम मिल जाते हैं। यदि समय पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो केवल इस कारण से ही विलंब हो जाता है उनमें कि जो है जमीनों का अर्जन नहीं हो पा रहा है, पुनर्वास नहीं हो पा रहा है और कोर्ट में जो है लिटिगेशन हो जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस लग जाते हैं और बहुत सारे लोग बाहर से आकर के जो एनजीओज होते हैं वो जो है उसमें और जनता के बीच में जाकर के और जनता की समस्याओं को पूछ करके फिर वो उसमें अति विलंब करवा देते हैं और ऐसा दिखाया जाता है शायद की सरकार जो है इसमें पर्याप्त ढंग से रुचि नहीं ले रही है या गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सब समझते हुए, एक आकलन करते हुए और वहां पर तत्काल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दोनों राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है अच्छे ढंग से लाभान्वित हो और लोगों को जो है इस बृहद परियोजना का फायदा मिले।